तमाम लोगों का स्वागत है। वीक का पहला दिन और अप्रैल फूल भी है, वैसे मतलब 1 अप्रैल है। आप सब ने भी आज बहुत सारे ऐसे कुछ की होगी हरकतें आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है पूरी। मैंने भी कुछ की इस तरह की चीज़ें, सुबह सुबह ऑफिस में भी, घर पे भी चलता रहता है। अच्छा है ये सारी चीज़ें। तो इधर लगातार थोड़ा हिस्ट्री और बाकी कहानियाँ बहुत सीरियस हो गई थी और कई लोगों ने कहा था कि कुछ मिस्ट्री या ऐसे केसेस जो पुलिस ने सॉल्व किए हों जिनमें कुछ आखिरी तक पता नहीं कि हत्यारा कौन, उस टाइप की कुछ कहानी। तो कल संडे था, मैंने सोचा ऐसी कई सारी कहानियाँ सोची और एक स्टोरी दिल्ली की थी जो मुझे लगा कि इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश के नज़र से इसको अगर आप वैसे सुनेंगे तो लगेगा कि इसमें क्या रखा हुआ है, लेकिन जिस लेवल पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और जिस तरीके से मेहनत की और जिस तरीके से कातिल तक पहुँचे, वो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी उसमें मतलब पुलिस की मेहनत भी शामिल है। हम लोग अक्सर पुलिस की खिंचाई करते रहते हैं, लेकिन कई बार पुलिस ऐसा काम करती है जिसके लिए तारीफ़ भी करनी चाहिए। तो मुझे लगता है एक केस ये ऐसा है जिसके लिए दिल्ली पुलिस की मैं तारीफ़ करूँगा, और ख़ासतौर पर उनके जो इंस्पेक्टर और जो पूरी टीम थी उस पुलिस स्टेशन की, जो दिमाग लगाया और जिस तरीके से एक मतलब किसी भी एक मर्डर के केस में अगर हम बात करें कि एक लाश मिले और चेहरा गायब हो, अब मरने वाला यानी जो मकतूल है उसका नाम भी आपको पता ना हो तो कातिल तक आप कहाँ से पहुँचेंगे, और कत्ल भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर किसी भी जो जांच करते हैं उनका दिमाग घुमा कर रख दे। मतलब किसी एक लाश, किसी भी कत्ल के मामले में पहली चीज़ ये ज़रूरी होती है कि मरने वाला कौन है, तो उससे पता चलता है कि फिर मारने वाला कौन है। लेकिन ये वो केस था जिसमें यही पता नहीं था कि मरने वाला कौन है, तो पुलिस को कातिल तो ढूंढना सेकेंडरी चीज़ हो गई। पहली चीज़ ये थी कि जो मरा है, जो मकतूल है, वो कौन है, उसकी सच्चाई सामने लाना है। तो ये पूरी कहानी जो है ये 2011 की है और ये दिल्ली की है, वेस्ट दिल्ली की कहानी है। 4 दिसंबर 2011 सुबह करीब 7:45-8 का वक्त था और दिल्ली में एक पुलिस स्टेशन है कंझावला। तो कंझावला पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है, एक कोई शख्स फ़ोन करता है और वो बताता है कि कंझावला इलाके में ही एक न्यू रूरल पब्लिक स्कूल है। न्यू रूरल पब्लिक स्कूल, तो उस स्कूल के पास एक खेत है, उस खेत में एक नौजवान की लाश पड़ी हुई है, लेकिन उसका चेहरा जो है वो बुरी तरह से कुचला हुआ है और पहचान में बिल्कुल नहीं आएगा। कॉल आता है, पुलिस, पहली चीज़ पुलिस को यही लगती है कि ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाता है कि अगर कोई एक मर्डर का केस है तो उसमें क्या क्या हो सकता है। तो अब जैसे ही ये बात पता चली कि चेहरा कुचला हुआ है, चेहरे से बिल्कुल पहचान नहीं होगी, तो पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि ये मामला पक्का मर्डर का होगा। इसके बाद पुलिस की टीम जो है वहाँ पे इंस्पेक्टर की नेतृत्व में वो सब पहुँचते हैं उस जगह पे, और वहाँ जब पहुँचते हैं तो वाकई देखते हैं कि एक लाश पड़ी हुई है। एक नौजवान की लाश थी, उम्र होगी करीब 32-35 साल, और कदकाठी से। वो पैंट और शर्ट पहने हुआ था और चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। गले पे तेज़ धार हथियार के निशान थे, मतलब इसका ये था कि उसको गहरे किसी तेज़ धार हथियार, चाकू या उन चीज़ों से मारा गया, गला काटा गया। और चेहरे पर जो है वो बुरी तरह से कुचला हुआ था, तो उसको देख के ये लग गया था कि इस चेहरे पे किसी वज़नी पत्थर को उठाकर उसके चेहरे पे मारा गया है। उसको मारने के बाद, मतलब उसकी मौत के बाद, उसके चेहरे को कुचला गया और बिगाड़ा गया, और इसलिए कि ताकि कोई पहचान ना पाए। अब ये एक ब्लाइंड मर्डर का केस था। सबसे पहले पुलिस स्पॉट की तलाशी लेती है जहाँ पे ये लाश मिली थी, बॉडी मिली थी, सारी चीज़ें आसपास खेत में देखती है, दूर दूर तक देखती है जाकर, बट उसको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती। इसके बाद जो मरने वाला था उसकी तलाशी लेती है, तो उसके पैंट और शर्ट में जेबें थीं, लेकिन एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे मरने वाले की शिनाख्त हो सके। ना पर्स था, ना उसका कोई मोबाइल फ़ोन था, ना कोई विजिटिंग कार्ड, ना कोई ऐसे पेपर कागज़, कोई ऐसा बिल, आमतौर पे कई बार जेब में होता है जिससे आप या आप जिसको जानते हो उसका कोई, उसके बारे में जान पहचान हो जाए, उसके बारे में पता चल जाए। तो वो भी नहीं, मतलब बिल्कुल ही एकदम खाली तमाम जेब, और आसपास में ऐसे कोई कागज़ कुछ नहीं।
अब दिक्कत ये थी कि पुलिस के सामने एक लाश पड़ी हुई थी, लेकिन पता नहीं था कौन है, लाश के पास से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली, लेकिन इतना पता था कि जिसने भी मारा है वो ये चाहता था कि इस लाश की शिनाख्त ना हो। खैर पुलिस बॉडी को उठाती है, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब उसके बदन पे सिर्फ 2 जो कपड़े थे वो पुलिस के पास, तो सारी चीज़ें जब हो जाती हैं, पोस्टमार्टम के लिए चले जाती हैं, तो फिर वो इंस्पेक्टर जो है वो दोबारा फिर एक बार स्पॉट पे जाता है, वो सारी चीज़ें तलाशी लेता है, कई कोशिश करता है कोई विटनेस कोई ऐसा मिले, तो वो भी नहीं मिलता। अच्छा, सुबह सुबह ये खबर आई थी करीब 7:45-8 बजे, तो इसका मतलब था ये इंसिडेंट रात की है और जो भी हुआ है रात को हुआ है। और वो खेत सन्नाटा, वहाँ पे बहुत कम लोग जाते थे, तो कोई विटनेस भी नहीं मिला तमाम कोशिश के बावजूद। फिर पुलिस ने कहा कि शायद कुछ आसपास में कोई या इस थाने में या इलाके में कोई ऐसा नौजवान गायब हुआ हो। पुलिस थाने के रिकॉर्ड खंगालती है, दूसरे थाने डिस्ट्रिक्ट से पूछती है, पता चलता है कि नहीं ऐसी कोई मिसिंग की रिपोर्ट भी अभी पिछले 2-4 दिनों में नहीं आई। और बॉडी देख के ये भी पता चल रहा था कि ये कत्ल ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 घंटे पहले हुआ है। तो हर तरफ से नाकाम पुलिस, और कातिल तो दूर, अभी तो पहले ये है कि जिसका कत्ल हुआ है वो कौन है, उसका राज क्या है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, इस जांच में जुट गई। जब सारी चीज़ें नहीं मिली तो फिर इंस्पेक्टर ने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही आ गया कि तेज़धार गला काटने से मौत हुई है, मौत के बाद जो है वो चेहरा बिगाड़ा गया। तो अब ले दे के कपड़े फिर पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस की नज़र, वो चूँकि वो कमीज़ पहने हुआ था, कपड़े हटाए गए तो देखा कि उसके बाएं हाथ पे SRY लिखा हुआ है, S फॉर शिमला, R फॉर रामपुर और Y फॉर येलो, SRY। अब ये था कि SRY का मतलब क्या क्या इसका नाम है या कुछ और है, तो ये पता नहीं, लेकिन पुलिस ने कहा चलो एक SRY का क्लू मिला है, इससे ढूंढते हैं कि क्या हो सकता है। दूसरा, उसके बाद जब उस कपड़े की तलाशी ली गई तो उस कपड़े में तो कुछ था नहीं, उसके कॉलर पे एक स्टिकर था जिस पे एक जीत टेलर का लेबल लगा हुआ था, JEET जीत, हार जीत वाला जीत, तो उसका एक लेबल था। तो अब ये 2 चीज़ें पुलिस के पास थी, इसके अलावा कुछ नहीं, एक SRY हाथ पे लिखा हुआ और एक जीत टेलर का जो लेबल था। पुलिस ने कहा कि इसी से शुरू करते हैं, तो आसपास के जितने इलाके थे वहाँ पे पुलिस ने फिर SRY किसी के हाथ पे गुदा हुआ पता करना शुरू किया। पूरा दिन निकल गया, नहीं पता चला। जीत टेलर्स, पूरे कंझावला इलाके के हर दुकान को लगभग छान मारा गया, जितने वहाँ पे टेलरिंग की दुकान थी उन सबको एक एक करके पूछा गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस सारे चक्कर में लगभग 2 दिन निकल गए। पुलिस घर घर जाकर पूछ रही है। 35 साल का एक शख्स है, उसका चेहरा बिगड़ा हुआ, कद काठी ऐसा है। फिर पुलिस ने इश्तिहार छपवाया, उसके पोस्टर निकाले और उस पूरे इलाके में उस पोस्टर को भी छपवा के लगवा दिया दीवार पे। अखबार में भी इश्तिहार दे दिया अगले दिन। कोई सामने नहीं आया कि बताने के लिए कि कोई ऐसा मिसिंग है या क्या है। अब पुलिस के पास और कोई चारा नहीं था, सिर्फ 2 ही थे क्लू, एक SRY हाथ पे गुदा हुआ और एक जीत टेलर का लेबल जो कॉलर के पीछे लगा हुआ था। लेकिन पूरा इलाका छान मारने के बाद भी पुलिस को जब कामयाबी नहीं मिली तो पुलिस ने कहा कि चलो अपने जांच का थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं, और उस कंझावला इलाके से निकल के, वो जो इलाका है थोड़ा बॉर्डर भी लगता है हरियाणा का, तो उसने कहा थोड़ा और दूर भी जाकर देखते हैं। तो पुलिस की अलग अलग टीम बनी, कंझावला इलाके से बाहर निकल कर अलग अलग इलाकों में गए SRY या इस शख्स के बारे में, पर कहीं से कोई कामयाबी नहीं, कुछ पता नहीं चला। अब पुलिस इस उधेड़-बुन में लगी रही कि आखिर इसका तरीका क्या है और क्या कर सकते हैं। तो SRY पहले ये रही कि अब पुलिस को लगा कि ये बड़ी एक अजीब सा है और नाम भी अजीब सा SRY लिखा हुआ है, तो पॉसिबल यही कि अगर ये जीत टेलर्स का लेबल है तो ज़रूर जीत टेलर्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। इस चक्कर में आसपास के करीब 100 किलोमीटर के रेडियस में पुलिस ने लगभग सारे जितने भी टेलर के शॉप थे या इस पेशे से जुड़े हुए लोग थे उन तक पहुंचना शुरू किया, बात करनी शुरू की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। इसी दौरान पुलिस की एक टीम ढूंढते ढूंढते थक गई, तो वो थोड़ा हरियाणा के बॉर्डर में घुस गई और बहादुरगढ़ तक पहुंच गई। और बहादुरगढ़ पहुंचने के बाद
जो लगभग चल रहा था, तीसरा दिन था ये, तो पता करना शुरू किया। तो पहली कामयाबी मिलती है, पुलिस को पता चलता है कि वहाँ पे एक गली है और उस गली में एक दुकान है, बहुत छोटी सी दुकान है वो, और वो जीत टेलर्स के नाम पे है। तो पुलिस को पहली बार लगा कि चलो कुछ कामयाबी मिल रही है, लेकिन अब ये वही जीत टेलर्स है, क्योंकि लाश कहीं और मिली है, कंझावला, और ये कहीं किसी और स्टेट में है, हरियाणा में है, और बड़ी छोटी सी दुकान है। तो देखते हैं, फिर भी पुलिस पहुंचती है। एक छोटी सी उम्मीद जगती है पुलिस को, वो जीत टेलर्स पहुंचती है। जीत टेलर्स पहुंचने के बाद पुलिस, चूँकि चेहरा तो बिगड़ा हुआ था लेकिन उसने तस्वीर दे रखा था इश्तिहार में भी, तो जो कपड़े उसने पहने हुए थे उस कपड़े की भी तस्वीर थी। तो पुलिस ने उस शर्ट को, उस कमीज़ को दिखाया उस जीत टेलर्स के यहाँ। उसका ओनर था सरबजीत सिंह, और पहले तो उसने दिखाया फ़ोटो ही, चेहरा तो बिगड़ा हुआ था। दुकानदार ने कहा नहीं जानता हूँ। फिर उसने शर्ट दिखाई, तो अब खाली शर्ट से भी कि ये मैंने ही सिला है, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे पता चले कुछ ऐसा ट्रेडमार्क, लेकिन उसने पहले उसको इनकार किया। लेकिन जब फिर लेबल दिखाया पुलिस ने कि ये जीत टेलर्स का, तब उसने कहा कि हाँ ये मेरी शॉप का लेबल है और ये कमीज़ मैंने ही सिली है। तो उसने कहा कि फिर तो ठीक है, तुम ये बताओ कि ये किसके लिए सिली, कौन था वो शख्स। तो उसने कहा, इतने सारे कमीज़ सिलता हूँ कि मुझे ये नहीं मालूम है कि ये किसके लिए सिली, तो मैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो पुलिस को फिर लगा मायूसी कि इतनी सारी कामयाबी के बाद, नज़दीक आने के बाद फिर लगता है कुछ हाथ नहीं आएगा। फिर भी एक आखिरी कोशिश की। पुलिस ने कहा कि तुम जब कोई कपड़े सिलवाने आता तो तुम कुछ बिल या इस तरह की, अच्छा छोटी जगहों पे आमतौर पे वो पक्के बिल और वो सारी चीज़ें होती नहीं है, लोग कागज़ पे, डायरी पे नाम और वो सारे लिख लेते हैं। तो सरबजीत की दुकान पे कैश मेमो टाइप की चीज़ तो थी, लेकिन एक एक कैश मेमो पे वो 10-10 ग्राहकों के नाम लिखे हुए थे, फ़लाना 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 फ़लाना, और डेट, मतलब किस दिन दिया, किस दिन डिलीवरी करनी है। तो अब पुलिस के लिए और भी उलझन। फिर अब वो एक एक पन्ने पे 10-10 लोगों के नाम देखना शुरू किया। अब नाम तो पता नहीं है कि मरने वाला कौन है, तो किस नाम से देखें, लेकिन पुलिस की उम्मीद ये थी कि शायद SRY कहीं लिखा हुआ मिल जाए। तो नज़र SRY पे थी। सारे कैश मेमो, सारे कागजात ढूंढ डाले, कहीं SRY नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने दोबारा फिर से पढ़ना शुरू किया कि शायद कुछ गलती कर रहे हैं। ढूंढते ढूंढते उन सारे सैकड़ों नामों में, चूँकि कई पुराने से लेके सब कुछ खंगाला जा रहा था, एक जगह पे कैश मेमो में सियाराम लिखा हुआ दिखाई देता है। तो उनमें से एक पुलिस अफसर का माथा ठनकता है और वो उस सियाराम को SRY से जोड़ के देखता है। तो अपने साथी को बताता तो कहता नहीं वो तो SRY है, ये सियाराम कैसे होगा। तो उसने बोला हो सकता है। तो उसने उस सियाराम को देखा और बोला कि हो सकता है उसका नाम सियाराम हो। इसके बाद अब वो जाहिर सी बात है, उसमें कुछ पता तो था नहीं। तो पुलिस को ये लगा कि चलो ये कपड़े तो इसने सिले, हालांकि दुकानदार ने पहले कह दिया था, लेकिन अब ये कहता कि अंधेरे में एक तीर के शायद सियाराम नाम हो। तो अब वहाँ से पुलिस निकलती है, लेकिन सियाराम नाम पता होने के बाद भी ये नहीं मालूम था कि उसका एड्रेस क्या है, वो कुछ लिखा ही नहीं था, सिर्फ सियाराम लिखा हुआ था और उसके आगे साइज़ जो होता है शर्ट जो करता है, बस वही लिखा हुआ था। तो पुलिस फिर एक नाकाम वहाँ से, लेकिन ये है कि अब एक उसको अंधेरे में था कि शायद सियाराम ही नाम हो मकतूल का, वो वहाँ से निकलती है। और फिर अब चूँकि ये बहादुर घर के इस एरिया में इसने कमीज़ सिलवाई थी, तो अब उनका थोड़ा सा फोकस इसी एरिया पे आके टिक जाता है कि हो ना हो इस मरने वाले का रिश्ता इस इलाके से होगा। तो उसी टेलर के शॉप से कुछ दूरी पर एक इलाका था शंकर गार्डन। तो पुलिस की टीम क्या कर रही थी, उसके बाद वहाँ से अलग अलग टीमें बनाई गई और उस इलाके में कहा गया तुम हर गली में जाकर हर इलाके में घूमो और पता करो। तो ऐसी सारी टीम घूम रही थी, SRY, सियाराम और इस शख्स के कपड़े दिखा दिखा कर लोगों से पूछताछ कर रही थी, बट एक ने भी शिनाख्त नहीं की उस शख्स की। लेकिन अचानक घूमते घूमते एक पुलिस वाले की नज़र एक मकान पे पड़ती है, और ये एकदम अजीब इत्तेफाक था। वो सेकंड का खेल था। अगर उस सेकंड में उस मकान पे पुलिस की नज़र ना पड़ती तो शायद ये केस कभी खुलता ही नहीं, कम से कम उस वक्त नहीं खुलता। गली गली में पूछताछ करते हुए जब पुलिस की टीम गुजर रही थी, तो अचानक एक जगह पे, एक मकान के पहले फ्लोर पे, छोटी छोटी जगहों पे आप देखते हैं बिल्डिंग में लोग अपने अपने नाम लिखते हैं, तो एक मकान के बाहर लिखा हुआ था बड़ा बड़ा, सियाराम यादव।
उस पुलिस वाले ने देखा, उसके बाद उसने फिर अपने उसको इग्नोर किया और आगे बढ़ा, फिर उसके क्लिक किया, वो वापस आया, उसने वापस देखा, उसने देखा सिया राम यादव, उसके बाद उसने उस SRY से उसको जोड़ा, तो S से सिया, R से राम और Y से यादव, तो ये तीनों चीज़ मैच कर गया। लेकिन ये अभी तक उसकी सोच थी, एक तुक्का था कि शायद ये हो। फिर उसने अपने साथी को बताया, फिर साथी ने कहा कि चलो पूछते हैं। वो उस घर में गए, उस घर में नॉक किया, एक शख्स बाहर आया, तो उसने पूछा ये सिया राम यादव क्या है, ये किसका नाम है? ये भी हो सकता था इस घर के किसी बुज़ुर्ग का नाम हो, जबकि मरने वाला जवान था, लेकिन ये भी हो सकता था कि उस घर से उसका कोई रिश्ता हो। तो वो जो शख्स आया उसने बताया कि सिया राम यादव का मैं बहनोई हूँ और ये उन्हीं का घर है। तो उसने पूछा क्या एज होगी? तो बताया वही 32-35 साल। तो बोला वो है कहाँ, मिलना है? तो उसने कहा कि वो 3 दिन से घर नहीं आए और ये इत्तेफाक से लाश मिले हुए तीसरा दिन था ये, जब पुलिस की टीम पहुंची थी। तो अब पुलिस को लगता है कि अब पहली बार कामयाबी मिली है। तो पूछा कि क्यों नहीं घर आए? तो उसने बोला उनको एक शादी में जाना था और उस शादी के बाद वो वहीं से फिर 2 दिन शादी के लिए बोला था और फिर वहीं से ऑफिस चले गए। तो फिर अब डिटेल जब पुलिस लेती है तो पता चलता है कि 3 दिसंबर को, चूँकि ये लाश 4 दिसंबर को मिली थी, कि रात को 3 दोस्त आए थे सियाराम के घर पर। एक नाम था सिकंदर, एक विकी और एक संदीप, ये बहनों ने बताया। और ये तीनों सियाराम को अपने साथ ले जाते हैं एक शादी में ले जाने के लिए, और उसके बाद से सियाराम घर नहीं लौटता। 2 दिन बाद इन तीनों में से एक शख्स वापस सियाराम के घर आता है और इसी के बहनोई से कहता है कि वो शादी से डायरेक्ट ऑफिस चले गए हैं, तो आप उनका लंच बॉक्स दे दीजिए, और बाकायदा लंच बॉक्स अपने साथ लेके चला भी जाता है। लेकिन सियाराम नहीं लौटा। तो उसके बाद खैर पुलिस घर वाले को बताती है कि ये ऐसे ऐसे है, वो बॉडी दिखाती है, तो चेहरा कुचला हुआ था, लेकिन कपड़ों से और बाकी चीज़ों से वो फ़ौरन पहचान लेता है कि हाँ यही सियाराम यादव है, और SRY लिखा हुआ था। तब पुलिस को पहली कामयाबी ये मिली कि मरने वाला कौन था, इसकी जानकारी मिली। वो उस इलाके में एक ऑफिस में काम करता था, उसकी एक बीवी थी, 3 बच्चे थे। बीवी और बच्चे यूपी के गांव में रहते थे और ये छुट्टियों में उनसे मिलने जाया करता था। तो जब पुलिस को ये कंफर्म हो गया कि 3 दिन से गायब है और ये 3 दोस्त आखिरी बार उसके साथ थे, तो अब जाहिर सी बात है शक सबसे पहले इन 3 दोस्तों पर होगा। फिर पुलिस ने एक एक करके उन तीनों दोस्तों को उठाया, उनसे पूछताछ की। उन्होंने कहा कि हाँ वो हमारे साथ शादी में गया था, शादी के बाद वो गायब हो गया, हमें कोई जानकारी नहीं उसके बाद कहाँ गया। लेकिन तीनों से जब अलग अलग पूछताछ की गई तो तीनों के अलग अलग कई बयानों में एक मैच नहीं कर रहा था। फिर पुलिस ने अपना तेवर दिखाया, पुलिसिया अंदाज में पूछा, तो तीनों टूट गए और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ 3 दिसंबर की रात को वो सियाराम के घर आए, उसे एक शादी में ले जाने के बहाने अपने साथ ले गए और एक जगह पे उन्होंने उसको शराब पिलाई, उससे ज़्यादा पिलाई। जब उसे लगा कि अब वो होश में नहीं है तो एक सुनसान जगह पे गाड़ी रोकी और फिर तेज़धार हथियार से उसका गला काटा। उसके बाद लाश को खींच कर वो खेत के अंदर ले गए और वहाँ पे एक वज़नी पत्थर से उसका चेहरा कुचला और उसके पर्स से सारे मोबाइल पर्स जितनी भी चीज़ें थी वो सब चीज़ें निकाल दी, ताकि उसकी लाश की कोई पहचान ना हो, पहचान की कोई निशानी ना हो उसके पास, और वो वहाँ से चले गए। तो पुलिस ने पूछा कि लेकिन क्यों, तुम लोग तो दोस्त थे? तो पता चला कि सियाराम की दिल्ली में एक ज़मीन का एक टुकड़ा था जिसकी कीमत 20 लाख रुपए थी, और इन तीनों दोस्तों को ये मालूम था कि ये 20 लाख की ज़मीन इसकी है और इसके आगे पीछे दिल्ली में कोई नहीं है। एक बीवी और 3 बच्चे हैं और बच्चे छोटे हैं, वो सब गांव में रहते हैं। तो अगर इससे कुछ हो जाता है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और वो ज़मीन हम तीनों का हो जाएगा और हम तीनों 20 लाख रुपए आपस में बांट लेंगे बेचकर। तो सिर्फ इसलिए कि सियाराम के मरने के बाद दिल्ली में कोई उसका पूछने वाला नहीं होगा, और ये जो बहनोई एक था उनसे भी इतनी ज़्यादा करीबी और ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो 20 लाख की उस ज़मीन के लिए 3 दोस्तों ने अपने ही दोस्त का कत्ल किया और उसके बाद उसकी पहचान न हो इसलिए उसके चेहरे को कुचल दिया और फिर वहाँ से निकल गए थे। लेकिन 3 दिन की तमाम मेहनत और कोशिश के बाद और दिल्ली पुलिस के कुछ जो जैसे कई इत्तेफाक के भी बाद कि एरिया से बाहर निकलकर जीत टेलर को ढूंढना, एक मकान के बाहर लिखा हुआ सियाराम यादव को SRY से मिलाना, और ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों ने एक ऐसे कत्ल के केस को सुलझा दिया जिस पे ना मरने वाले की पहचान थी, ना मरने वाले का नाम था, ना कातिल के बारे में कुछ पता था,
ना मरने वाले का चेहरा सामने था। फिर भी पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन और अपनी इस पूरे तरीके से, जिस तरीके से जांच की और एक कत्ल के जो पूरा रहस्य था उसको उजागर किया। तो ये थी कहानी एसआरवाई की। मुझे लगा कि चूँकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कुछ इन्वेस्टिगेशन और इससे जुड़ी हुई इन्वेस्टिगेशन की ऐसी बहुत सारी कहानियाँ और हैं, ये मुझे चूँकि आज याद और फ़ौरन जहन में भी आ गया, इसलिए आपके साथ शेयर किया। तो जैसा भी लगा हो आप बताइएगा ज़रूर। और अब मैं दीपक से कहूँगा कि कुछ इससे जुड़े हुए सवाल है तो बताओ। सर, कई लोग चाहते हैं कि आप चंबल के डाकू बाबू गदौरिया जी की कहानी सुनाएं। बाबू गदौरिया जी, मैं जल्दी सुनाता हूँ आपको। सर, प्रेम यादव जी पूछें, जिस 3 लोगों की मर्डर की बात कर रहे हैं आप, उसमें भी लगभग ऐसी कहानी पर सबको शक है। सर, राहुल डी का सवाल है, सर, जब फेस नहीं पहचाना जाए, क्या फिंगरप्रिंट से आधार के थ्रू ट्रैक नहीं किया जाता? देखिए, फिंगरप्रिंट्स जब फेस न पहचाना जा रहा हो तो कैसे ट्रैक करें, सारी चीज़ें अब हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं जहाँ पे बाकी के जो देश हैं वो पहुँच के आपकी एक जो है वो एक डेट है जिसमें आपकी पहचान हो सकती है। लेकिन ये मैंने 2011 की बात बताई, इंसिडेंट हुआ था, तो ज़ाहिर है अभी हमको इसमें पूरी तरह से तैयार होने में और बिल्कुल मतलब हर तरह से ये चीज़ें हों और पूरा डेटा बैंक हो हर एक हिंदुस्तानी का, मुझे लगता है थोड़ा वक्त लगेगा। सर, त्रिशा आचार्य जी हैं, वो यूएसए से हैं, पूछे सर इन 3 दोस्तों की क्या सलाह होगी बाद में? त्रिशा जी, इनको जो लोअर कोर्ट है उसमें ये केस चला लंबा, और जो मेरी जानकारी थी उस लोअर कोर्ट में इन लोगों की उम्र कैद की सज़ा हुई थी, लेकिन फिर शायद इन्होंने चैलेंज किया हुआ और अभी लेटेस्ट अपडेट किया है, ये मैं एक बार और चेक करके आपको बताऊंगा। सर, अभिजीत जी का सवाल है, सर, वो ज़मीन कैसे हथिया सकते हैं जब उनके ज़मीन की कागजात ही ना हो? ये बड़ी चीज़ें हो सकती है, ज़मीन कैसे हथिया सके, कागजात ना हो। ये भी हो सकता है कि ज़मीन के पेपर पे साइन करा लिया हो उस दिन शराब पिलाने के बाद। ये इसमें कई ऐसा भी होता है कि दिल्ली में ऐसी बहुत सारी ज़मीन है जो मतलब लीगल नहीं है, जिसका आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते, वो पावर ऑफ अटॉर्नी और कई चीज़ों से चलता है। तो ऐसे कागजात बनाना बड़ा आसान काम होता है यहाँ पे। और फिर आप किसी को भी आप बेच दें या आप ना बेचें, आप खुद अपने ऊपर कुछ उस पर बना लें और आप वहाँ पे रहना शुरू कर दें। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं यहाँ पे। तो पशुपति नाथ झा जी बोल रहे हैं, सर, साहेब आदाब, जितने सरल शब्दों से आपने अपराध और अपराधियों की मानसिकता की कलाई खोलते हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। पशुपति जी, धन्यवाद, शुक्रिया। बस आप लोगों का प्यार है। मुझे तो लगता है कि बस जो मैंने कवर किया या देखता हूँ सुनता हूँ उसी तरीके से आप लोगों के सामने रख दूँ और आप लोग बस उसको समझ जाएं। सर, कई लोग जानना चाहते हैं कि जब बॉडी मिली थी तो उसके आसपास कोई पेन या कोई बंदूक या कुछ तो मिला होगा? वहाँ पे उस खेत में यही इस केस के लिए चैलेंज था कि मतलब एक तो पुलिस से एक अफसर से उस वक्त बात हुई थी जो, तो उनका तो ये कहना था कि हमें बस ये लगता था कि कपड़े भी क्यों छोड़ दिया, जब उसका मकसद ये था कि शिनाख्त ना हो, आइडेंटिटी ना हो मरने वाले की। तो कई बार आपके कपड़े से भी पहचान हो जाती है और कम से कम घर वाले तो देख के पहचान ही लेते हैं। तो अगर कपड़े ना होते तो शायद ये केस और ज़्यादा चैलेंज होता। और ये भी है कि उस कपड़े की वजह से भी कातिल पकड़ा गया, क्योंकि अगर उस कपड़े पे जीत टेलर का लेबल ना लगा होता तो पुलिस के लिए तो फिर और भी ये मुश्किल काम था ढूंढना। तो इसलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमेशा कातिल कितना भी वो फुल प्रूफ मर्डर करे, कुछ ना कुछ गलतियां कर जाता है। तो सारी चीज़ें ले गए, अगर वो कपड़े भी ले जाते साथ, कम से कम शर्ट भी ले जाते, तो पुलिस को थोड़ा इसमें और टाइम लगता है इस केस को सॉल्व करने में। सर, कई लोग लाल बहादुर शास्त्री जी की स्टोरी सुनना चाहते हैं जो आप सुना चुके, एक बार बता दीजिए क्या? हाँ, कई लोग लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, कुछ लोगों ने सुभाष चंद्र बोस और भी था, कई कहानियों की आती फरमाइश। क्राइम तक के इसी में आप जाएंगे, कहानी के सारे एपिसोड में ये सारी कहानियाँ मैं पहले सुना चुका हूँ और इसी में आपको मिल जाएगी। लेकिन हाँ, हो सकता है आप लोगों ने ना देखी हो, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जो है, सुभाष चंद्र बोस, इन सब की कहानियाँ हैं और मैं ऑलरेडी इसको सुना चुका हूँ पूरी डिटेल में। सर, राहुल जोशी जी का सवाल है, सर, आपने कहा था कि राजीव गांधी से जुड़े हुए सवाल लेंगे, लेकिन अब तक आपने लिया नहीं है, स्टिल पेंडिंग चल रहा है। राहुल जोशी जी, बिल्कुल अगर आपका राजीव गांधी से जुड़ा हुआ सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं बल्कि एक दिन इसी वीक में एक दिन सिर्फ सवाल जवाब का ही सेशन करता हूँ और उस दिन पहले से मैं मतलब कहूँगा दीपक और आसिम से वो डाल दे और उस दिन कहानी नहीं, सिर्फ आपके जितने सवाल हैं उन सवाल और जवाब के ही बीच में बातचीत होगी। सर, मोहम्मद अनीस जी का सवाल है, लोग इतनी ब्रूटल तरह से कत्ल क्यों कर देते हैं? ऐसे लोगों की मानसिकता क्या होती है? क्या चल रहा होता है ऐसे लोगों के दिमाग में? ये एक्चुअली बताना
कि ऐसे लोगों इस तरीके की वहशियाना हरकत क्यों करते हैं, ब्रूटल मर्डर क्यों करते हैं, दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये बड़ा मुश्किल है इसको। मतलब आज तक बहुत सारे मैंने पुलिस अफसरों से भी बात की है जो बड़े बड़े केसेस के साथ जुड़े हुए हैं, कि एक क्रिमिनल की उस वक्त की जो दिमागी सोच है वो उस वक्त क्या सोचता है, क्या होता है। बल्कि कुछ क्रिमिनल से मैंने डायरेक्ट बात की है। जैसे दिल्ली में एक था जो बच्चों को मार देता था, उनके साथ रेप करता था, 30-32 तो उसने मर्डर किए थे, और उसके बाद वो उस खुद ही कह रहा था कि आगे की गिनती याद नहीं, तो वो गिनती भूल गया था। और मैं पुलिस स्टेशन में बैठ कर उसका इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा था कि जब तुम ये सब करते थे तो कभी तुम्हें मतलब उस वक्त क्या फील होता था। तो वो एकदम बोला कि कुछ नहीं, जैसे मैं खाना खाता हूँ, जैसे उठता सोता हूँ, वैसे ही मैं सारी ये चीज़ें भी करता। मतलब उसकी बात सुन के थोड़ी देर के लिए तो यकीन भी नहीं हुआ था कि इतने सारे मर्डर करने वाला और उसको इतनी आसानी से वो डिस्क्राइब कर रहा है। उसका ये कहना था कि मतलब उसे कुछ अलग डिफरेंट फील ही नहीं होता था कि जब वो किसी को मार रहा होता, उसे लगता था कि जैसे बाकी रूटीन काम वो करता है उसमें एक ये भी शामिल है। सर प्रेम यादव जी का दोबारा सर, नीरव मोदी और विजय माल्या कितने पैसे लेके भागे थे, क्यों भागे थे, क्या कारण था, आप एक बार प्लीज बता पाएं। नीरव और मोदी और विजय माल्या। विजय माल्या कितने पैसे लेके भागे, देखिए ईमानदारी से मुझे एग्जैक्ट इस वक्त फिगर याद नहीं है। लेकिन दोनों के ऊपर अलग अलग हैं कि वो पैसे लेकर भागे सर वो हैं जानने बैंक के का साथ। कि कहानी सुनाएंगे, फ्रॉड, फ्रॉड की कहानी सुनाएं मतलब। हाँ फ्रॉड की कहानी मैं, चलिए मैं आपको सुनाता हूँ एग्जैक्ट और पूरी डिटेल में सुनाता हूँ। सर कई लोग कह रहे हैं कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिए, कई लोग आपसे बात करना चाहते हैं बहुत खुल के। अच्छा, आ, ठीक है, चलिए मैं बिल्कुल, आप कीजिए, लेकिन ये कि अगर मैं रिप्लाई ना करूं तो फिर आप लोग बुरा मत मानिएगा और शिकायत मत कीजिएगा, इसलिए कि दिन भर बहुत सारे काम होते हैं और बिज़ी भी रहता हूं। लेकिन आप कभी भी ज़रूर, अगर वक्त होगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। सर प्रतीक सक्सेना जी का सवाल है, सर शम्स भाई, लोग क्राइम की कहानियां तो बहुत सुनते हैं लेकिन क्राइम होते देखते ही भाग जाते हैं वहां से, इस पे आपके क्या विचार हैं। क्राइम देखते होते भाग जाते हैं, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं। बल्कि मैं आपको बहुत ईमानदारी से एक सच्चा किस्सा ये बताता हूं कि जब मैं जर्नलिज्म में आ रहा था उससे जस्ट कुछ दिन पहले की बात होगी, मैं गुज़र रहा था कहीं से और रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था, और देखा हम लोगों ने भीड़ है और उसको चोट भी लगी हुई थी। लेकिन मैं देखा और मेरे साथ जो भी थे वो भी देखा, किसी दोस्त की गाड़ी थी और हम लोगों ने देखा, वापस गाड़ी में बैठे और वहाँ से चले गए। उस वक्त ख्याल भी नहीं आया कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन हमने कोई मदद नहीं की। इसके बाद कुछ वक्त के बाद जब मैं इस पेशे में आया तो एक ऐसे ही और हादसा हुआ और हम लोग उसको उठाकर हॉस्पिटल ले गए, और जिस दोस्त की गाड़ी थी उसकी गाड़ी में जाहिर सी बात है वो ब्लड, एक्सीडेंट का केस था तो ब्लड भी सीट पे आए। मैं ये सोच रहा था पता नहीं वो क्या सोचेगा, मेरी वजह से उसने गाड़ी में बैठा के वो हॉस्पिटल तक लेके जा रहा है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उसने कहा यार इंसानी जान से सीट और कार की खूबसूरती माने नहीं रखती। खैर वो ले गए थे, उसको ज़्यादा चोट सर में नहीं थी और कहीं थी, तो इसलिए उसकी जान बच गई। लेकिन उस दिन के बाद मुझे वो पिछला वाक़या याद आया कि मैं मतलब मैंने पलट के भी नहीं कभी पूछा या सोचा कि जिसको हम लोग यूं ही छोड़ के चले गए थे वो इस दुनिया में है भी कि नहीं है, और अगर नहीं है तो उसकी वजह शायद हम लोग हैं जिन्होंने मदद नहीं की। तो ये मैं बाकी के लिए नहीं कह रहा हूँ, हम लोग अक्सर सड़क पे ऐसा होता है जब ये केस देखते हैं तो एक तमाशबीन की तरह तो देख लेते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। बल्कि मैंने कई लोगों को देखा है कि इसलिए भी मदद नहीं कहते, कहते यार वो लहूलुहान है, कहाँ गाड़ी में डालेंगे, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, सीट कवर ख़राब हो जाएगा। फिर सोचते हैं कि यार सीट कवर उस गाड़ी की कितनी कीमत होगी, कितने की होगी वो, और उस इंसान की क्या कीमत होगी, और पता नहीं उसके घर में कौन कौन होंगे, कौन कौन उसका इंतज़ार कर रहा होगा। तो वो जो पहली गलती मैंने की है उसके लिए कभी अपने आप को आज तक माफ़ नहीं कर पाया हूँ, लेकिन उस गलती को सुधारने की इस तरह कोशिश करता हूँ कि जब भी ऐसा कुछ दिखता है या कुछ होता है तो पहली कोशिश यही होती है कि कम से कम और कुछ ना करूँ तो 100 नंबर पे वहाँ से कॉल कर दूँ ताकि पुलिस और पीसीआर की जिप्सी आ जाए और जितनी जल्दी हो सके उसकी मदद हो। और मैं चाहता हूँ कि यही चीज़ें आप लोग भी अगर करें तो बहुत सारे लोगों की हम लोग जान बचा सकते हैं। सर पशुपति जी सवाल बोल रहे हैं कि सर आपकी क्राइम रिपोर्टिंग वो कायल है, लेकिन वो समझना चाहते हैं कि उत्तर भारत में इतनी क्राइम रेट ज़्यादा क्यों है और दक्षिण भारत में ऐसा क्या है कि वहाँ क्राइम रेट कम है, कभी इस पर प्रकाश डालें आप। इसके कई वजह हैं पशुपति जी, लेकिन मैं डिटेल में एक दिन आपको बताऊंगा कि क्या वजह है। कुछ तो ये है कि जो हमारा पूरा कल्चर है और जो रहन सहन है
और बचपन से जो माहौल मिलता है शायद उसने इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा है। एक साउथ में एजुकेशन के मामले में अगर हम देखें तो बचपन से एजुकेशन वहाँ पे हमसे ज़्यादा बेटर है और वो ज़्यादा उस तरफ ध्यान देते हैं, हम लोग इस तरफ नहीं ध्यान देते। लेकिन सिर्फ एक ये वजह नहीं है, और भी बहुत सारी वजह है। गैंग का पनपना, छोटे छोटे दादाओं का उभरना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक दिन इस फ़र्क के ऊपर ही एक पूरी कहानी सुनाता हूँ आपको। सर कई लोग बीजू पटनायक के ऊपर कहानी सुनना चाहते हैं और बीजू- जॉन एफ कैनेडी की जो मर्डर मिस्ट्री है उसमें बीजू पटनायक, जॉन एफ कैनेडी, मैं जल्दी आपको ये सारी कहानी सुनाऊंगा, बस आप थोड़ा थोड़ा सब्र रखें। एक एक करके मैं आपके सामने सारी कहानियाँ लेकर आऊँगा। आप लोगों की बाकी सारे मेल से भी फरमाइश मिलती जुलती रहती है, तो मैं वो भी सुनाऊँगा। कल अब आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, और बस इसी दुआ के साथ कि आप क्राइम तक के फैमिली के मेंबर तमाम लोग अच्छे रहें, खुश रहें।